हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है हमारे लेक्चर्स 12th केमिस्ट्री के। सही है, जहां पे काफी सारे लेसन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और हम लोगों ने शुरू किया हुआ था बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो बहुत ही डिमांडिंग लेसन, जो कि है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सही है, इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो अवेलेबल हैं, तो जिस किसी बच्चे ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर से जाके देखेंगे। सही है, सारे के सारे वीडियोस देखो, उसके बाद बच्चों इस वीडियो पे जंप करना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगी। सही बात है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क टाइप वर्क ही हम लोग स्टडी करते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे डिराइव होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग फ्री एक्सपांशन को समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज हम लोग लेने वाले हैं। सही है। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा ना हो, वैसे मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा ज्यादा लंबी ना हो वीडियो। और उसी के साथ साथ जो भी मैं चीज समझाऊं वो एकदम अच्छे तरीके से आप सब तक पहुंच पाए, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सबको समझ में आ पाए, यही मेरी कोशिश रहेगी पूरे के पूरे वीडियो में। सही है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर, पूरे के पूरे 15 लेसन। कैसे मिलेगी आपको वीडियोस, आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। सही है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को 12th बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ आपको 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट और मैथ्स 1 मैथ्स 2 की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना, इस सब्जेक्ट्स को भी शुरू से पढ़ो, अंत तक पढ़ो, सारे चैप्टर्स पढ़ो, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ठीक है, हमारे चैनल पे सिर्फ केमिस्ट्री ही बचा हुआ था, सो केमिस्ट्री भी बच्चों हमने इस वाले ईयर से शुरू कर दिया है। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए मैंने, जैसे लेसन नंबर 1 डाल दिया सॉलिड स्टेट्स, ठीक है, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 चल रहा है, फिर 10, 11, 12 भी डाल दिया है। सही है, तो ऑलमोस्ट 5 या 6 लेसन हमारे कंप्लीटेड हैं। सही है, इस लेसन को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपकी जैसे जैसे डिमांड आएगी जो लेसन की, उसके हिसाब से हम लोग लेक्चर को बनाना शुरू करेंगे, मतलब वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, सही है। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा फ्री है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये चीजें फ्री है आप लोग के लिए, तो जरूर से कर देना। ठीक है, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है इन लेक्चर्स को बनाने के लिए। सही है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने साइन कन्वेंशन पे खत्म किया था। मैंने आपको समझाया था कि साइन कन्वेंशन क्या हो रहा है, अगर वर्क ऑन द सिस्टम है तो साइन कन्वेंशन कैसा होगा, अगर वर्क बाय द सिस्टम है तो साइन कन्वेंशन कैसा होगा, वो हम लोग ने स्टडी किया था। पर साथ ही साथ में मैंने आपको हीट का कंसेप्ट भी बताया था कि अगर हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा तो साइन कन्वेंशन कैसा होगा, अगर हीट सिस्टम में हीट सिस्टम से रिलीज होगा तो साइन कन्वेंशन कैसा होगा। सही है, ये सारी बातें ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो देखो, वरना आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। अभी मैं बोल दूंगा कि यार बाय द सिस्टम हो रहा है रिएक्शन, तो इसीलिए माइनस मैंने W लगा दिया, पर माइनस W क्यों आया, प्लस W भी तो आ सकता था। इसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट वाले वीडियोस में है। अगर एक ही चीज में बार बार पढ़ाने बैठ जाऊं तो फिर आगे के टॉपिक्स ही नहीं कंप्लीट होंगे ना। ठीक है, तो इसलिए पहले के वीडियोस देखना और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर पे जंप करना। ठीक है, चलेगा। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना अपने फोन में, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे आप आ जाना, मैसेज कर देना, आप लोग को आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सही है, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अब आ जाते हैं बच्चों हमारे लेक्चर के ऊपर, जो कि सबसे पहला ही टॉपिक है बच्चों हमारा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। अब मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था कि वर्क जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमेशा प्रेशर वॉल्यूम टाइप ही होगा। ठीक है, जो वर्क होगा वो ऑलवेज इन द प्रेशर वॉल्यूम टाइप, और इसकी एक्सप्रेशन भी हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में बनाया था। क्या एक्सप्रेशन था, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में जो एक्सप्रेशन बना था वो था आपका W इज इक्वल टू F इंटू डी। सही है, यही एक्सप्रेशन था, जहां पे W क्या है, W है बच्चों आपका वर्क डन, F क्या है, F है आपका फोर्स, एंड D इज द डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगा, दैट इज नथिंग बट अवर वर्क। ये बात ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में हुई है। सही बात है, ठीक है। अब आज बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, और उस फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारी चीजें आगे चलकर कैलकुलेट भी करेंगे। मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल भी लूंगा आज, सो न्यूमेरिकल के अंदर भी उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यू में बहुत बार देखे जाते हैं एग्जाम में। सही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों आवर एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, समझ में आई बात।
अब सबसे पहली चीज ये जानो, सबसे पहली चीज बच्चों हमेशा दिमाग में ये रखो कि इसके अंदर जब आप प्रेशर एक्सप्रेशन पढ़ते हो प्रेशर वॉल्यूम का, तो इसके अंदर बच्चों आपका बच्चों एक्सपांशन होने वाला है, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ गैस होने वाला है। ये जरा चीज आपने दिमाग में रखिएगा, सही है। जब भी आप ये रिलेशन निकालोगे तो ये रिलेशन हमेशा किसके पर्सपेक्टिव से निकाला जाएगा बच्चों? एक्सप्रेशन ऑफ गैस के एक्सपांशन ऑफ गैस के पर्सपेक्टिव से, कि आपके गैस का क्या होने वाला है? एक्सपांशन होने वाला है, दैट इज द थिंग, सही है। अब आ जाओ, बनाना शुरू करते हैं, डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। नाउ सपोज दैट आपके पास बच्चों एक सपोज दैट आपके पास एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर में बच्चों कोई गैस भरी हुई है, कोई भी, सपोज दैट इस तरीके से इसके अंदर क्या भरी हुई? कोई गैस। सो दिस इज योर सिलेंडर, और यहां पे क्या है बच्चों? आपकी कोई भी गैस भरी है, सही बात है, ठीक है। और यहां पे मैंने मान लो बच्चों पिस्टन लगा दिया, चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट यहां पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया है। अब ये जो देखो, ये चीजें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाई हुई हैं, ये डायग्राम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। सो आई होप आप लोग इस डायग्राम से तो फेमिलियर होंगे। अब देखो, अगर इसके अंदर गैस है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, और इसके ऊपर मैंने एक पिस्टल लगा दिया। पिस्टल क्या है? ये रिजिड है, ये मूवेबल है, पर इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट लिखना है कि आपका ये जो पिस्टन है बच्चों, ये कैसा पिस्टन है? दिस पिस्टन इज अ रिजिड, मतलब ठोस है, आप कह सकते हो। फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। जब ये मूव करेगा तो ये कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। रिजिड, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल, मतलब ये मूव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह पे अटक गया है, ये मूवेबल होना चाहिए, सही बात है। सो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? यू हैव टू कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विथ अ गैस एंड कंटेन अ पिस्टन विच इज रिजिड, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल। तो आप स्टेटमेंट बना लोगे, लिख दो, यहां पे लिख देता हूं, चलो। तो यू हैव अ कंसिडर अ सिलेंडर हैविंग, क्या है बच्चों इसके अंदर? हैविंग गैस, कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। सो कंसिडर अ सिलेंडर हैविंग अ गैस एंड अ पिस्टन, ठीक है। तो आप आगे की लाइन यहां से कंटिन्यू करोगे। एंड अ पिस्टन, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है बच्चों? इसके अंदर बच्चों आपका एक पिस्टन रखा हुआ है, और वो पिस्टन कैसा है? रिजिड है, फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है, ठीक है। वो रिजिड है, फ्रिक्शनलेस है और क्या है बच्चों? मूवेबल है। अब हम लोग यहां पर कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो ये अंदर का जो प्रेशर है, अंदर के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पी इंटरनल, मतलब ये अंदर वाला प्रेशर है, ठीक है। और कुछ प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर भी लगाएगा इस पिस्टल के ऊपर, देयर इज सम प्रेशर जो आपका एटमॉस्फेयर इस पिस्टल के ऊपर भी लगाएगा, तो यहां पे भी कुछ प्रेशर पड़ेगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड ये क्या होता है बच्चों? आपका पी एक्सटर्नल, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पी एक्सटर्नल। तो ये डायग्राम आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग को आती हैं, और मुझे ये चीजें आप लोग को बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग को, ठीक है, ये चीजें आती हैं। नाउ कंसिडर, ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर, क्या कंसिडर करना है बच्चों? कंसिडर कि आपका ये जो गैस है ना बच्चों, इस गैस का एक्सपांशन हो रहा है। कंसिडर द गैस इज एक्सपांडिंग, समझ रहे हो? आपकी गैस क्या हो रही है? एक्सपांडिंग हो रही है। अगर आपकी गैस एक्सपांड होगी तो कौन कौन सी चीजें लगेंगी? पहली बात, अगर आपका गैस एक्सपांड होगा तो ये जो पिस्टल है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे मान लो अभी ये पिस्टल यहां पे है, पर आपकी जब गैस एक्सपांड होगी, अगर एक सेकेंड ना, अगर आपकी गैस एक्सपांड होगी बच्चों, ठीक है, तो आपका पिस्टल क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव होगा, मतलब आपका पिस्टल धीरे 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 ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे,
समझ रहे हो? तो मतलब आपका पिस्टल कहां गया, आपका पिस्टल यहां से यहां तक मूव हुआ, सो दिस इज द डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस हो गया जहां पर आपका पिस्टल मूव हुआ है। और इस गैस ने कुछ फोर्स लगाई है, जिस फोर्स की वजह से आपका पिस्टल ऊपर की तरफ मूव हुआ है। इस गैस ने कुछ फोर्स लगाई है, जिस फोर्स की वजह से आपका पिस्टल क्या हुआ है बच्चों, ऊपर की तरफ मूव हुआ है। ये फोर्स क्या है, इस फोर्स का बच्चों हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। दिस फोर्स इज इक्वल टू पी इंटरनल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या है ये, देखो आपका ये जो फोर्स है ये कहां पे लगा है, सिलेंडर के अंदर लगा है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट योर पी इंटरनल, यानी आपका पी आई एन टी मैंने लिख दिया पी इंटरनल। और ये प्रेशर बच्चों कुछ एरिया पे लग रहा है ना, कुछ एरिया पे लग रहा है ना, जैसे मान लो ये इतना एरिया है, तो इस एरिया के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पिस्टल है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो अगर आप इसी पी इंटरनल को मल्टीप्लाई कर दोगे आपके एरिया से, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपका फोर्स मिल जाएगा। सही है, तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिली, दैट इज नथिंग बट अवर पी फोर्स इज इक्वल टू पी इंटरनल इनटू एरिया, जहां पर एफ क्या है, यहां पे आपको लिखना है वेयर, आपको लिखना है वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स। सही है, पी इंटरनल क्या है बच्चों, आपका इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में भी लिखनी पड़ेंगी, अगर ऐसा आया ना तो ये सारी चीजें बताओगे, नहीं बताओगे तो टीचर समझेगा कैसे। सही है, और ए क्या है बच्चों आपका एरिया, ए क्या है बच्चों आपका एरिया। तो ये बातें समझ में आ गई, यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलो इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई कि यहां तक हम लोग ने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करना है, देखो अभी तक हम लोग ने क्या बनाया है, अभी तक हम लोग ने जाना है बच्चों कि आपका जो फोर्स है, एक सेकेंड, आपका जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एंड मल्टीप्लाई बाय योर एरिया। ठीक है, ये है बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि अभी हम लोगों ने फॉर्म किया है। अब इसके आगे क्या, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे है आपका P इंटरनल यानी आपका इंटरनल प्रेशर, और यहां पे है बच्चों आपका P एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर। आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो अंदर से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, सही बात है, अंदर से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। और वहीं पे अगर आप P एक्सटर्नल को देखो तो P एक्सटर्नल क्या कर रहा है बच्चों, आपके ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो P एक्सटर्नल है इट इज अ अपोजिंग प्रेशर, ये उल्टा प्रेशर है ना, अगर इसकी बात करूं तो इससे उल्टा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है पर ये क्या कर रहा है, उसको नीचे ढकेल रहा है। सही बात है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है पर ये क्या कर रहा है, उसको नीचे धकेल रहा है। इसीलिए आप इस P एक्सटर्नल को अपोजिंग प्रेशर भी बोल सकते हो, अपोजिंग प्रेशर भी बोल सकते हो। सही है, तो मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा उसको नीचे दबा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा उसको नीचे दबा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर का अपोजिट है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी पर माइनस में। सही बात है ना, ठीक है, तो यहां से अपना दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों कि आपका P इंटरनल विल ऑलवेज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। ये माइनस क्यों लगाया, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज अ अपोजिंग फोर्स। आपको यहां पे लिखना है कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है बच्चों, अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। जब आपका P इंटरनल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था तो P एक्सटर्नल क्या कर रहा था, उसको नीचे दबा रहा था, नीचे ढकेल रहा था। सही बात है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो P इंटरनल है वो क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल। ये माइनस आपको जरूर से लगाना है। ये माइनस क्या दिखाता है कि भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस हमको क्या दिखाता है कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे आप लिखो द नेगेटिव साइन। ओके, सो यहां पे हमारा ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, हमारा ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है अपोजिंग फोर्स। सो इट इंडिकेट अपोजिंग फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हैं कि हम लोग ने एक फोर्स का इक्वेशन बना दिया। फोर्स का इक्वेशन क्या है आपका, P इंटरनल यानी इंटरनल प्रेशर इनटू एरिया।
और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका P इंटरनल है और जो P एक्सटर्नल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर P इंटरनल नीचे से लग रहा है तो P एक्सटर्नल ऊपर से लग रहा है, जिसके ऊपर हमने ये वाली स्टेटमेंट बनाई कि अगर आपका P इंटरनल इज डायरेक्टली नेगेटिव साइन होगा किसका, आपका P एक्सटर्नल का, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, दैट्स वाई यहां पे मैंने क्या बोला कि नेगेटिव साइन है। अब आप लोग देखो यहां पे P इंटरनल है और P इंटरनल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, तो क्या बच्चों मैं इस P इंटरनल की जगह माइनस P एक्सटर्नल डाल सकता हूं। यहां पे लिख दो आप इक्वेशन नंबर 2 और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों कि जो आपका फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर। बहुत ही सिंपल सी चीज की है मैंने, यहां पर कोई भी एकदम मैजिकल वाला मैथ्स नहीं किया मैंने, एकदम सिंपल सा मैथ्स था। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और मेरे पास P इंटरनल की वैल्यू थी यहां पर, दैट इज नथिंग बट अवर माइनस P एक्सटर्नल। माइनस क्यों लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपका जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, अपोजिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि आपका P एक्सटर्नल अपोजिंग लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन द माइनस कंडीशन। तो मैंने बच्चों यहां पे लगा दिया। अब इस वाले वैल्यू को जहां पे देखो यहां P इंटरनल है और इस इक्वेशन में भी P इंटरनल है, तो मैं इस P इंटरनल की जगह माइनस P एक्सटर्नल डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो मतलब मेरी एक नई इक्वेशन बन गई, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए। सही बात है। अब हमारा एक काम तो यहां तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक काम हमारा यहां तक हो गया। नाउ सेकंड, हम लोग को पता है बच्चों वर्क की इक्वेशन। नाउ सेकंड बच्चों वर्क डन, याद करो लेक्चर नंबर, इसके पहले वाले में याद नहीं मेरे को लेक्चर नंबर कौन सा, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसी लेक्चर नंबर 3 होगा आई गेस, उसी लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपका जो वर्क डन होता है विल ऑलवेज इक्वल टू F इंटू डी। ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है। सो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये वाला इक्वेशन हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में प्रूव किया हुआ है। नाउ अब आप देखो कि आपके पास F की वैल्यू ऑलरेडी है यहां पर, तो मैं इस F की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो आप लिखिए यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F यानी फोर्स, ठीक है, फोर्स की वैल्यू को आप कहां पुट कर रहे हो बच्चों, इन इक्वेशन 4। मतलब आपके पास F की वैल्यू है यानी फोर्स की वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू, ये है बच्चों आपकी माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए। इस वैल्यू को मैं इस F की जगह सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी, ठीक है, इंटू ए इंटू डी। ये हमारा एक और इक्वेशन मिल गया एंड लेट्स मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 5। सही बात है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी है बच्चों, कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक आपका सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल भरी थी। अब मैंने आपको एक कंडीशन दी थी ना, कंडीशन क्या थी कि भैया कंसीडर द गैस इज एक्सपांडिंग। अगर आपकी गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका पिस्टन ऊपर जाएगा। आपका ये देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, सही है। तो यहां से हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि फोर्स इज इक्वल टू P इंटरनल इंटू ए, मतलब जो प्रेशर है आपके चेंबर के अंदर, गैस चेंबर के अंदर, दैट प्रेशर इज मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इनसाइड दिस। जो आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, दिस एरिया इज नथिंग बट योर दिस, ओके। सो यहां पे आपका F क्या था बच्चों, फोर्स, P इंटरनल क्या था, इंटरनल प्रेशर, A इज इक्वल टू एरिया। इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका P एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल प्रेशर, F आपका फोर्स है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। यहां पे आपका W क्या है, आपको लिखना पड़ेगा वेयर W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर आपको लिखना पड़ेगा F इज द फोर्स ऑफ द सिस्टम। D क्या है बच्चों, आपकी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है, दैट इज नथिंग बट अवर D। सही बात है। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हैं ऑलरेडी, और ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे अपने बुक में, ऐसे करके लिख लेना साइड में, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ द सिस्टम, D इज द डिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब याद करो लेक्चर नंबर 3 में, देखो लेक्चर नंबर 3 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसमें अंदर जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजें यहां पे लग रही है। याद करो मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। और यहां पे जो साइड है वो हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, D ले रहे हैं ना। हमारा जो साइड है इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, उसको हम लोग ने डिस्टेंस कंसिडर किया, यानी नथिंग बट अवर D कंसिडर किया। तो मैं इस A की जगह
इस a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस w क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस पी एक्सटर्नल इंटू इस a की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इस a की जगह मैंने लिखा डी स्क्वायर। अब आप ही लोग देखो यहां पे आ जाएगा डी स्क्वायर, यहां पे एक और d बचा हुआ है, सो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यूब हो जाएगा। सही बात है। और डी क्यूब क्या होता है, किसी भी एरिया का क्यूब क्या होता है बच्चों, उसकी वॉल्यूम होती है। सो अगेन इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वापस जैसे पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। नो अब हम लोग ने डेल्टा वी क्यों लगाया, डेल्टा वी क्या है, वी तो वॉल्यूम है पर डेल्टा वी क्या है, आ जाओ समझते हैं, आ जाओ एक पेज लेते हैं और हम लोग समझते हैं। अभी मैंने आपको जो इक्वेशन दी है दैट इज नथिंग बट अवर W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब देखो हम सबको पता है कि V क्या होता है आपका डी क्यूब, तो डी क्यूब की जगह मैं V लिख सकता हूं, बिल्कुल सही, पर मैंने यहां पे डेल्टा V लिखी है। ऐसा क्यों पता है, डेल्टा V का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, डेल्टा V का मतलब होता है, डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आपका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, पहले कितना वॉल्यूम था और अब कितना वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट अवर डेल्टा वी। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो पहले क्या वॉल्यूम था, अभी क्या वॉल्यूम है, वही चीज हमको कहां से पता चलती है बच्चों, डेल्टा वी से। अब इस डेल्टा वी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फाइनल वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूंगा इनिशियल वॉल्यूम से, मतलब समझ में आ रही है ना तुम लोग को चीजें हैं, समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो आपका ये एक कंटेनर है, ये वाला वही कंटेनर है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी सिखाया था, और इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। तो जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, इसके अंदर का इस समय पर जो वॉल्यूम है वो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, और जब ये गैस एक्सपांड होना शुरू हुई, ठीक है, जब ये गैस आपकी एक्सपांड होना शुरू हुई तो आपका ये जो पिस्टल है बच्चों, ये ऊपर की तरफ मूव होने लगा, ऊपर की तरफ मूव होने लगा, और ऊपर की तरफ मूव होने के बाद कुछ टाइम बाद जब इसका मूवमेंट रुका तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना, तो ये है इसकी फाइनल वॉल्यूम। जब इंक्रीज होने के बाद जो वॉल्यूम बनी है दैट इज नथिंग बट योर फाइनल वॉल्यूम। तो अगर आप फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर दोगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट अवर डेल्टा वी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा वी। तो इसीलिए आप इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, चलेगा, बिल्कुल सही, ये भी चलेगा। या फिर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट में आप डाल सकते हो V2 माइनस V1, ठीक है, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो V2 माइनस V1, जहां पर आपका ये जो V2 है, दिस V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड दिस V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका आंसर के अंदर फाइनल वॉल्यूम V2 कंसिडर करना है और V1 क्या कंसिडर करना है बच्चों, आपको हमेशा इनिशियल वॉल्यूम कंसिडर करना है। बात समझ में आ गई, तो मिटा रहा हूं मैं, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नाउ दो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है गैस एक्सपांशन की, गैस एक्सपांशन की। अब गैस एक्सपांशन मतलब क्या, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वही गैस एक्सपांशन है, सही है। अगर गैस एक्सपांड होगी, ठीक है, अगर गैस आपकी एक्सपांड होगी तो ऑब्वियसली बच्चों जो V2 है वो बड़ा रहेगा V1 से, सही बात है ना। जब अगर आपकी गैस एक्सपांड होगी, बढ़ेगी अगर आपकी गैस, तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा रहेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपकी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि आपकी गैस क्या हुई है, एक्सपांड हुई है। तो सिंपली मैं कहूं तो V2 क्या रहेगा बच्चों, आपका ज्यादा रहेगा। तो अगर ये ऐसी कंडीशन है जहां पर आपका V2 ज्यादा है V1 से, अगर आपका V2 ज्यादा है V1 से तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव में आएगी, पर यहां पर ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है माइनस पी एक्सटर्नल में, तो मतलब इस कंडीशन में आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में जाएगा बच्चों, ठीक है। आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा, देखो यहां से ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले को कंसिडर करो। जैसे मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 15 है, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, फाइनल वॉल्यूम 20 है, इनिशियल वॉल्यूम 15 है। अभी हम लोग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा, पर अभी आप लोग समझो। अगर ये 20 माइनस 15 हुआ तो यहाँ पे तो कितना आ गया, 5, ये वैल्यू पॉजिटिव में है। पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे, माइनस पी एक्सटर्नल से, अब मान लो पी एक्सटर्नल की वैल्यू वॉल्यूम 1.6 है, और फिर मान लो 2 है, कुछ भी है, मान लो इमेजिन करो, तो भैया जब आप 2 को डालोगे
तो -2 डालोगे ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है -P एक्सटर्नल, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा -10। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों ये चीज कि जब आपका V2 बड़ा होगा V1 से तो आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। वहीं दूसरा एक कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन देखो, यहां पे गैस का एक्सपांशन हो रहा था, यहां पे गैस कम होगी, ठीक है, गैस क्या बोल सकते हैं हम लोग, गैस डिक्रीज होगी, ठीक है, यहां कुछ भी वर्ड लगा लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो अगर गैस डिक्रीज होगी बच्चों, गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपका V2 छोटा हो जाएगा V1 से, ठीक है, V2 छोटा हो जाएगा V1 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो आपका V2 आ गया 15 और अब V1 आ गया 20, मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, बिकॉज गैस क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया, दैट इज नथिंग बट, सही है। तो इस कंडीशन पे यहीं पे आपको एक माइनस वैल्यू मिल जाएगी, और ये माइनस वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव आएगा, सही, आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। और यही बातें तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, यही चीज तो मैंने आपको पहले से समझाई है, यही चीज हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी समझी थी ना, कि अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम अगर गैस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो वर्क डन कौन किया, सिस्टम किया ना। तो अगर आपका वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो एनर्जी कम होती है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम है बाय द सराउंडिंग, अगर ऐसा सीन है कि आपका सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहा है, मतलब बाहर से वर्क डन हो रहा है, मतलब आपकी पिस्टल अगर नीचे की तरफ जा रही तो बाहर से वर्क डन हो रहा है, P एक्सटर्नल ज्यादा हो रही, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। और यही चीज बच्चों हमें इस चीज से भी समझ में आती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ले लो, ये भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ले लिया, कभी ले लिया, चले आगे, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नथिंग बट अवर फ्री एक्सपांशन। अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या होता है, अगर आपकी गैस के ऊपर कोई अपोजिशन वाला फोर्स ना लगे, ठीक है, अगर कोई अपोजिट फोर्स आपके गैस के ऊपर ना लगे और आपकी गैस फ्रीली एक्सपांड हो, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं फ्री एक्सपांशन, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन का मतलब समझ में आ गया, फ्री एक्सपांशन का मतलब समझ में आ गया। यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इफ यू वांट लिख लो, द प्रोसेस इन विच the process in which the opposite force is zero and the gas can expand freely is called as फ्री एक्सपांशन। समझ रहे हो, इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। समझ में आ गया फ्री एक्सपांशन मतलब, बड़ा ही सिंपल सी चीज है, वापस बता देता हूं, देखो सुनो, मान लो वही आपका चेंबर है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज अवर चेंबर, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पर क्या भर दिया बच्चों, मैंने गैस भर दिया, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब सपोज दैट मैंने आपको दो चीज बताई थी कि इसके अंदर वाला जो प्रेशर है वो है आपका P इंटरनल प्रेशर, और इसके बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इसके अंदर है इंटरनल प्रेशर, बाहर है एक्सटर्नल प्रेशर। बात यहां पर फ्री एक्सपांशन में क्या है कि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, देखो एक्सटर्नल प्रेशर को ही अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, अपोजिशन में लगता है, अपोजिट लग रहा है ना, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट फोर्स। और इन फ्री एक्सपांशन, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है बच्चों, ऐसा जनरली नेचर में नहीं देखने के लिए मिलता, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सो जहां पर बच्चों आपका जो अपोजिट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जहां पर आपका जो अपोजिट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब अगर ये फोर्स जीरो हो गई, अगर ये आपकी P एक्सटर्नल क्या हो गई, जीरो,
तो उस टाइम पे आपकी पी इंटरनल फ्रीली क्या हो पाएगी, एक्सपांड हो पाएगी। आपकी जो अंदर वाली प्रेशर है, अंदर वाली जो गैस है, वो फ्रीली क्या हो पाएगी बच्चों, एक्सपांड हो पाएगी। सो द गैस कैन एक्सपांड फ्रीली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री एक्सपांशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा दैट W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए नहीं भाई, डी भी नहीं, डेल्टा वी, सॉरी, ठीक है। अभी हम लोग ने ये वाला पढ़ा ना, हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया पी एक्सटर्नल है ही नहीं, पी एक्सटर्नल मतलब अपोजिंग फोर्स क्या हो गई, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा वी। नाउ एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो, किसी भी चीज को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी, नहीं। तो मतलब आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो ऐसे कंडीशन में आप लिख सकते हो इन फ्री एक्सपांशन, इन फ्री एक्सपांशन देयर इज नो वर्क डन, कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। अगर कोई फ्रीली एक्सपांड हो रहा है तो उसमें आप वर्क डन नहीं कह सकते, वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले बढ़े आगे, लेट्स गो, लेट्स मूव। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर द प्रेशर। अब चलो, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। पहली बात, एक ही चीज जाननी है बच्चों, आपको एक ही चीज जाननी है। जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो आपके क्वेश्चन में प्रेशर ना 2 यूनिट में दिया जा सकता है। एक तो आपको बार में पूछा जा सकता है कि प्रेशर को भैया हमको बार में बताओ कि कितना बार प्रेशर लग रहा है, या फिर प्रेशर को बच्चों जूल में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कितना जूल्स प्रेशर लग रहा है। ये 2 यूनिट हो सकती है। ठीक है, आपकी प्रेशर की ये 2 यूनिट हो सकती है, या तो बार या तो जूल। सही बात है, सही बात है, ठीक है, सही बात है। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम आप डीएम क्यूब में लोगे। डीएम क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। आप इसके अंदर भी वॉल्यूम ले सकते हैं। सही बात है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये है आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम के वैल्यूज। ठीक है, और ये आपका प्रेशर का वैल्यूज। प्रेशर में आपको या तो बार्स में या तो जूल्स में, वॉल्यूम में आपको या तो डीएम क्यूब में, और डीएम क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीटर्स में। अब मान लो कि आपको दिया गया है कि इतना इतना बार है या इतना इतना जूल्स है, और आपको बोला है कि मेरे को आंसर सिर्फ इसी यूनिट में चाहिए, मेरे को इसी स्पेसिफिक यूनिट में मुझे आंसर निकाल के दो। तब आप क्या करोगे, तब आपको इस बार को इस जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही बात है, उस कंडीशन में बच्चों आपको बार्स को क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्क डन को, एक्चुअली जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। अगर मैं कहूं तो ये वर्क डन की यूनिट होती है, और बार इंटू जूल मतलब 1 डीएम क्यूब इंटू जूल ऐसा कर सकते हो, 1 लीटर इंटू जूल ऐसा हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, बार को कन्वर्ट करना है जूल में, तो आपकी यूनिट होती है बच्चों 1 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। ये आपको याद रखना है। क्या मैंने क्या बोला, 1 डीएम क्यूब बार, ये दोनों प्रेशर वर्क दोनों मिला के कहा जा रहा है। ठीक है, ये सीधा किसकी बात हो रही है, वर्क डन की। तो अगर आपको दिया गया है डीएम क्यूब में, सो आप इस वाले चीज को यूज करोगे। अगर आपको वही चीज किसमें पूछिए बच्चों, जूल्स में पूछिए कि भाई हमको जूल्स में इसका आंसर दो, तो आप क्या कहोगे कि भैया 1 डीएम क्यूब कितना होता है, 100 जूल्स होता है। तो आप अपने वैल्यू को इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि आपको दिया हुआ है 3.7 डीएम क्यूब बार, आपको ये आंसर मिला। मान लो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आपको ये आंसर मिला, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आई वांट द वर्क डन इन जूल्स। ठीक है, मुझे जो वर्क की यूनिट चाहिए वो किस में चाहिए, जूल्स में चाहिए। तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि आपका 1 डीएम क्यूब बार कितना होता है बच्चों, 100 जूल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ये 370
समझ रहे हो? तो ऐसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर ये चीज अपने दिमाग में रखो, अपनी चीज दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज काम आने वाली है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? और इसी तरीके से आप अपोजिट कन्वर्जन भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 700 जूल्स। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको 700 जूल्स दिया हुआ है, पर आप इस जूल्स को लेकर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है ना, कौन सा वाला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको सिर्फ कौन सा वैल्यू पुट करना है, ये वाला वैल्यू, डीएम क्यूब बार वाला वैल्यू ही पुट करना है, डीएम क्यूब बार वाला वैल्यू ही पुट करना है। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में जूल्स दे दिया गया है, ठीक है, आपको जूल्स दे दिया गया है, तो इस जूल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो 700 जूल्स है, तो आपको पता है कि 1 डीएम क्यूब बार मतलब 100 जूल, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपको आ जाएगा बच्चों 7 डीएम क्यूब बार। ठीक है, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 डीएम क्यूब बार। क्लियर है? चले आगे, चले। अब चलो बच्चों हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, और फिर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये हमें चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है। चलो, ये है प्रॉब्लम नंबर 4.1 जो कि आपकी बुक से लिया गया है। चलो देखते, आ जाओ पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले क्या बोला है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई है, एक्सपांड हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि हमेशा यहां पर V2 बड़ा रहेगा V1 से। एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, सारी चीजें गिवन डाटा में रहेंगी, गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा। क्या बोला है बच्चों, एक्सपांशन हो रहा है मतलब V2 बड़ा रहेगा V1 से। यहां पे देखो, एक्सपांशन आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब, मतलब पहले 15 डीएम क्यूब था और उससे 20 डीएम क्यूब तक क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है। सो पहले मतलब इनिशियल, और इनिशियल मतलब क्या होता है बच्चों, V1। तो V1 कितना था बच्चों, 15 डीएम क्यूब, सही बात है। और बाद में एक्सपांड हुआ कितने तक, यानी V2 आपका फाइनल वाला 20 डीएम क्यूब, ठीक है, 20 डीएम क्यूब। और एक और, हाँ, 3 मोल्स है ना, N इज इक्वल टू 3। वैसे कुछ काम का नहीं है, पर लिख लेते जो जो चीजें हमको दी गई हैं। फिर क्या है बच्चों, एट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो यहां पे लिखो, चलो यहां पे लिख देता हूं, यानी आपका P एक्सटर्नल है कितना, 1.2। कौन सी यूनिट दी हुई है बच्चों, देखो यहाँ पे बार में दिया हुआ यूनिट, दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूनिट किस में दी हुई है, बार में दी हुई है, जो कि अच्छी चीज है क्योंकि बार में ही हमको क्या करनी, पुट करनी वैल्यू। So estimate the amount of work in dm cube bar and joules। देख रहे हो, अब यहाँ पे दोनों यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जो अमाउंट फाइंड करना है, जो वर्क डन फाइंड करना है, वो डीएम क्यूब बार में फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपको जूल्स में भी उसे कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। सही है, तो ये हमारा गिवन डाटा मिल गया हमको। एक्सपांशन हो रहा है मतलब V2 बड़ा है, देख लो यहाँ पे V2 बड़ा है, V1 छोटा है, N की वैल्यू 3 मोल्स है, और P एक्सटर्नल आपका कितना है, 1.2 बार। नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको सिखाया है, वर्क का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सही बात है, आ जाओ करते हैं सॉल्यूशन। अब आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे, क्या होगा सॉल्यूशन, देखो बच्चों, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू, अब देखो इस डेल्टा V को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V2 माइनस V1। सही बात है, डेल्टा V को मैंने लिख दिया V2 माइनस V1। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहां की वैल्यूज पुट करनी है उसके अंदर। माइनस P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, 1.2, तो माइनस 1.2 इंटू V2 कितना है बच्चों, V2 है आपका 20 और V1 कितना है 15, सो 20 इंटू 15, सही है, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, माइनस 1.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 6.0। और ये वैल्यू आई बच्चों आपकी डीएम क्यूब में, डीएम क्यूब बार में, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये किस में आई है बच्चों, डीएम क्यूब बार में आई है। नाउ आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था
कि हमें वर्क डन तो चाहिए, वर्क डन हमने निकाल दिया, पर आपकी वर्क डन हमें जूल्स में भी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि एक डीएम क्यूब बार में कितने जूल्स होते हैं, 100 जूल्स होते हैं। सो मतलब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, W इज इक्वल, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा -600। समझ में आई बात? तो अब आप देख सकते हो आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा था, दैट्स वाई आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव के अंदर आया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। लिया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 4.2। अगला प्रॉब्लम क्या है, देखो आ जाओ। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहां पर हमको एक्सटर्नल प्रेशर कैलकुलेट करना है, मतलब क्या, चलो बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कौन कौन सी चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ बच्चों, कंपास ऑफ 2 मोल्स, मतलब n इज इक्वल टू 2 मोल, बिल्कुल सही, ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ, देखो अब ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ये जो वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, कंप्रेस हो रहा है। आपको लिखना है ऐसे, आपकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, मतलब इस कंडीशन में आपका V1 बड़ा होगा V2 से, आपका V2 छोटा हो जाएगा, बिकॉज गैस इज कंप्रेसिंग। जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। कंप्रेस किससे किसमें हो रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ 25 डीएम क्यूब टू 13 डीएम क्यूब, मतलब आपका V1 कितना है 25 डीएम क्यूब, पहले 25 डीएम क्यूब था, पर कंप्रेस होने के बाद ये कितना बचा, यानी आपका V2 कितना बचा बच्चों 13 डीएम क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 13 बची है। व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज 4862.4 जूल्स, जब आपको वर्क डन कितना मिला, वर्क डन मिला बच्चों, आगे लिखता हूं, यहां पे छोड़ो, यहां पे लिख देता हूं, और आपका जो वर्क डन है इट इज नथिंग बट योर 4862.4। बात समझ में आ रही है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, अपने को पी एक्सटर्नल फाइंड करना है, तो अपने को पी एक्सटर्नल क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला अपने को पता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो पहली बात तो सुनो, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे इसमें, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि वो अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क की जगह पे ये डालेंगे, पी एक्सटर्नल को छोड़ देंगे, V1 V2 डाल देंगे और फिर डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, और यहीं पे आपके मार्क्स चले जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्क दिया हुआ है जूल्स के अंदर, पर हम इस फॉर्मूले में जो वर्क यूज करते हैं वो किसके अंदर करते हैं बच्चों, डीएम क्यूब बार के अंदर। डीएम क्यूब बार उसकी यूनिट होनी चाहिए, तो मतलब सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएम क्यूब बार में, सही है? तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ वर्क यूनिट टू डीएम क्यूब बार, ठीक है, डीएम क्यूब बार में इसको कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है बच्चों, वर्क आपका दिया हुआ है 4862.4 जूल्स। अब हमको पता है कि एक बार में 100 जूल्स होते हैं ना, 1 बार में 100 जूल्स होते हैं, तो मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देनी है, आपको क्या मिल जाएगा, डीएम क्यूब बार मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 100 से डिवाइड करो, मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, सही ना? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 48.624 डीएम क्यूब। ये सबसे पहला स्टेप है, बहुत सारे बच्चे ये स्टेप ही नहीं करते। अगर आप यही स्टेप नहीं करोगे ना बच्चों तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ, एक पेज लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड स्टेप, अब आपको क्या फाइंड करना है, पी एक्सटर्नल, ठीक है? फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला है। अभी हम लोग ने क्या मिला, वर्क हम लोग कितना मिला बच्चों 48.624, 48.624 किसमें है ये, डीएम क्यूब बार में, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, नहीं पता भाई हम लोग को,
इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या है बच्चों आपका? V2 है 13 और V1 है 25। तो ये आपका 13 माइनस 25 एकदम सही बात है, यहां तक चीजें क्लियर है। 13 माइनस 5 कितना होता है? -12। बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू -12 DM क्यूब, और यहां पे भी क्या है आपका? 48.624 DM क्यूब बार। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी DM क्यूब है, यहां पर भी DM क्यूब है, इसको कैंसिल कर दो सबसे पहले। DM क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, DM क्यूब आपका हो गया कैंसिल। बचा क्या? बचा क्या? बचा है बच्चों आपकी ये वाली वैल्यू, बार वाली वैल्यू बची और ये वाली। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 48.624 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा -12, क्योंकि ये वाला माइनस साइन, चलो माइनस इधर है तो प्लस हो गया। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई में ना। हाँ देखो, एक और सीन, एक चीज तो बताने भूल गया। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हट गया। ये इधर डिवाइड में आ गया, इधर आ गया बच्चों आपका इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। सही है, तो सॉल्व करो। ये जाएगा 12 से, 12 4 48 4 0 5, ऐसा कुछ आंसर आएगा। सही है, तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे अच्छे से लिख दो कि आपका P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4.05 बार। ये आपकी वैल्यू मिल गई बार में। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? तो यही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीजें भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। सही है, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की लेक्चर को हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।